Hi everyone and welcome back to an academy. Let's crack CLAT. Now before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Yeah. Hi Garima, I'm audible and visible too. Evening beta, evening everyone. कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, सब sorted, सब aligned. चलो. So let's start with our session and today we'll be having a roundup of the month of July. एंड अब से लेकर एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे कि जो मंथ की लास्ट डेट होगी उस दिन पे हम अपना राउंड अप कवर कर लें, क्योंकि सुबह के पेपर तक जितनी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो लास्ट दिन के अखबार तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। अच्छा, आज के सेशन को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड इन द सेंस कि हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन ना आई शेयर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। मैं आपके साथ तीन चार और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। उन टॉपिक्स को मैंने या तो सीएलके की क्लास में या मैराथन में या कहीं ना कहीं पल्स में मैंने उसको कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो अगर उस सेशन को नहीं देखा हो तो उन टॉपिक्स को कवर करना मिस मत करना। ठीक है, तो टॉपिक्स तो हम कवर भी करेंगे आज की क्लास में एंड एट द एंड विल हैव अ लिस्ट जहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, एंड द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर टुडे विल इंक्लूड नंबर 1 हेमा कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर्टेन्स टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और इसके रिलीज पर रिसेंटली केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। केरला या कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हेमा कमीशन रिपोर्ट क्या थी, किस चीज से रिलेटेड है और इसमें आरटीआई एक्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच विल बी डिस्कस अबाउट विल बी about the governor's immunity or the immunity which is granted to अरे just give me a second ना। हाँ, we'll be discussing about the constitutional immunity granted to the governor of India as well as governor of state as well as president of India। इन दोनों को जो constitutional immunity मिलती है ना from prosecution from criminal proceedings, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर मैटर कि आर्टिकल 361 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ एफआईआर भी होता है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिस्कस। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट गवर्नर्स इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361। देन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच विल बी डिस्कसिंग अबाउट विल बी राइट टू एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन कोटा एंड द रिलेशन विद द प्राइवेट स्कूल। महाराष्ट्र की न्यूज है, लास्ट वीक की न्यूज है। कर्नाटक मतलब महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्वैश कर दी जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला था विद रिस्पेक्ट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम राइट टू एजुकेशन कोटा। राइट टू एजुकेशन तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक एक्ट है और उसके अंडर किसी स्पेसिफिक कोटा की बात की गई है, जिसमें से एग्जेम्पशन रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था, उसको क्वैश बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया। तो विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक which we'll be discussing about is of fairly recent week only, wherein it came to the notice of all the people of this country that the Supreme Court of India is back to its full strength, है ना। What's the maximum strength of the Supreme Court of India? जल्दी बताओ, what's the current composition और maximum strength of the Supreme Court of India? कितने जजेस हैं टोटल? सो टोटल देयर आर सीजीआई प्लस 33 अदर जजेस। अब वो वापस अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ चुका है। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द हायर जुडिशरी। बहुत बेसिक टॉपिक है, कोलिजियम का टॉपिक है, बहुत ब्रीफली खत्म भी हो जाएगा, बट विल डिस्कस दैट एज वेल क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक व्हिच विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया decided to constitutionally decide about the contours or even the validity or existence of right to be forgotten। अगर आपको यूरोपियन यूनियन के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, जिसको वहां पे उन्होंने जीडीपीआर कहा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उसमें रेगुलेशन, उसमें वहां के लोगों के पास राइट टू फॉरगॉटन है। ठीक है, कि मेरा कहीं पे भी कोई भी डेटा ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज व्हाट राइट टू बी फॉरगॉटन इज अबाउट। ठीक है, और रिसेंटली एक हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए ही राइट टू फॉरगॉटन न्यूज में आया एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ बेंच फॉर इट, जहां पे वो डिसाइड करेंगे कि इंडियन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स के अंडर राइट टू बी फॉरगॉटन आता है या नहीं आता है।
ठीक है, क्लियर है? सो कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चीज क्लियर? स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। चलो, let's start with our first topic, and the first topic which we have is the Hema Commission report, and the Kerala High Court basically stays the release of the report. लास्ट वीक केरला में क्या हुआ, मतलब लास्ट वीक इस पिछले हफ्ते 10 दिन की बात है, केरला में क्या हुआ कि केरला में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के एक ऑर्डर के बेसिस पे हेमा कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज होने वाली थी, एंड वन ऑफ द पिटिशनर अप्रोच द केरला हाई कोर्ट, एंड वहां पे पिटिशनर ने ये डिमांड किया दैट द रिलीज ऑफ द रिपोर्ट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स जिन्होंने वहां पे टेस्टमनी दी है इस कमीशन को, एंड इसी ग्राउंड पे केरला हाई कोर्ट ने रिपोर्ट का रिलीज करना स्टे कर दिया। बट ये एक इतना बड़ा इशू है क्यों? ठीक है, वाई हेमा कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड और वाई हेमा कमीशन इज इन न्यूज इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 2017 के आसपास की बात है। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री वाज अबडक्टेड एंड सेक्सुअली असॉल्टेड। ठीक है, और उसमें इवन उसी इंडस्ट्री के एक बड़े फेमस एक्टर हैं दिलीप, उनका भी नाम आया, उन पे भी क्रिमिनल केस चल रहा है, ही इज एक्चुअली आउट ऑन बेल, और ये एक साउथ में एक बहुत बड़ा इशू बन गया। ठीक है, शी वाज अबडक्टेड इन हर ओन कार एंड सेक्सुअली असॉल्टेड इन हर ओन कार, और ये बाद में फिर एक सेक्सुअल हरासमेंट इशू से आगे बढ़कर जो जेंडर गैप है या जो जेंडर बायसनेस है या जो प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, उस चीज को लेकर इशू बन गया। तो एक एक ग्रुप था, एक कलेक्टिव था विमेन का, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन था विमेन का, दे अप्रोच द केरला चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया कि आप एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करिए विद रिस्पेक्ट टू और टू स्टडी द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। और इसी कमीशन की रिपोर्ट पिछले 4 साल से रिलीज हो ही नहीं पा रही थी। मल्टीपल टाइम्स लोगों ने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट को आप पब्लिश करो, तो गवर्नमेंट ने ये कहते हुए पब्लिश करने से मना कर दिया कि इट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव गिवन टेस्टिमनी टू द कमीशन। अगेन वही प्राइवेसी का ग्राउंड बना। तो जो प्राइवेसी आज से कुछ साल पहले रिटायर्ड जस्टिस केस पुट्टास्वामी जजमेंट में एग्जिस्टेंस में आया, आज वो इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि मल्टीपल एक्शंस ऑफ द स्टेट आर एक्चुअली नाउ चैलेंज्ड और क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब केरला गवर्नमेंट ने प्राइवेसी का ग्राउंड देते हुए रिलीज करने से मना कर दिया। फिर केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ट्रंकेटेड सा वर्जन, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ सा वर्जन रिलीज भी करा, बट लोगों को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, एंड देन इवेंचुअली सर्टेन आरटीआई एक्टिविस्ट्स अप्रोच्ड द केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और कमीशन ने रिपोर्ट रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर के बाद 1 घंटे बाद ही रिलीज होने वाली थी रिपोर्ट, बट इतने में केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। So Hema Commission is actually related to the Kerala state and it is related to, देखो, women oriented passages और टॉपिक्स बहुत ज्यादा तुम्हारे आ जाते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए वो तुमसे हाईकोर्ट की पावर, इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए वो तुमसे सेक्सुअल हरासमेंट का इशू, ये सारी चीजें पूछ सकते। ठीक है, कायरन देख, ऐसे बहुत स्पेसिफिकली कहना तो बहुत मुश्किल इस वजह से भी होता है क्योंकि 2023 के पेपर में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे क्वेश्चन आया था जो 16-17 में आई थी, है ना, बट मोर और लेस अगर आप रेगुलर बेसिस पे सीएलके के साथ कनेक्टेड हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भले ही चाहे किसी भी साल का वो सीएलके आया हो। ठीक है, now so the current context of the issue is that the single judge bench of the Kerala High Court stayed the release of the report, and this report basically looked into the women's working condition in the Malayalam film industry. ठीक है, अब ये रिपोर्ट तक बात पहुंची कैसे थी? सो इन 2017 a leading Malayalam actress was abducted and sexually assaulted, and the incident was also filmed in a purported attempt to blackmail the survivor. ठीक है, तो कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी नहीं, एंड इसी इंसिडेंट के बाद दिस इंसिडेंट एक्चुअली शोन अ लाइट ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट फेस्ड बाय इट्स वुमेन, क्योंकि इंडस्ट्री ने भी बहुत उस तरीके से रिएक्ट नहीं करा ना जब इस मैनर में, इस पर्टिकुलर मैटर पे, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि शायद वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में एक्सरसाइज या कंटिन्यू अभी भी हो रही है।
ठीक है. Then the Women in Cinema Collective. This is basically a kind of an organization or group of women which was formed in response to the incident, submitted a petition to the chief minister and demanded an inquiry into the gender issues plaguing the film industry and multiple sectors की ये प्रॉब्लम है. ठीक है, यहाँ तो चलो एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ ओनली विद रिस्पेक्ट टू मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, बट आप चाहे जितने भी सेक्टर देखो उसमें भी आप चाहे फॉर्मल सेक्टर देखो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर देखो इकोनॉमी का, फॉर्मल सेक्टर में तो चलो थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी है भी वुमेन के पास. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में वो भी नहीं है. और जेंडर गैप विद रिस्पेक्ट टू द पे, है ना, जो पे गैप है वो भी एग्जिस्ट करता है. So now this commission, the state government, eventually in July 2017, formed a three-member committee headed by retired Kerala High Court Judge Justice K. Hema. ठीक है, जब लोगों ने बार बार डिमांड करी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने इवेंचुअली 2017 में आकर एक 3-member कमेटी बनाई विच वाज हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ द केरला हाई कोर्ट ओनली, जस्टिस के हेमा, टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड परवेसिव जेंडर इनइक्वालिटी इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, एंड later on a 300-page report was submitted to the chief minister Pinarayi Vijayan in 2019. रिपोर्ट हेमा कमीशन ने अपनी 2019 में ही सबमिट कर दी. ठीक है, accompanied by the documents, audio and video evidence to support its finding. रिपोर्ट 2019 में सबमिट हो चुकी थी एंड ये रिपोर्ट इशू अभी तक बनी हुई है. ठीक है, अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिए क्या? देखो, फुल रिपोर्ट तो गवर्नमेंट ने आज तक इशू नहीं करी. ठीक है, वो जो ट्रंकेटेड वर्जन इशू भी करा था उस हिसाब से जो रिकमेंडेशन सामने दिखे, अगर कमेटी की इंक्वायरीज और कमेटी की रिकमेंडेशन की हम बात करें, सो द कमीशन इंडिकेटेड द एक्जिस्टेंस ऑफ अ कास्टिंग काउच इन द इंडस्ट्री व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स वाज वाइडली रिपोर्टेड ऑन फिल्म सेट्स. कमीशन के जो इनिशियल या तो सब्सटैंशियल फाइंडिंग्स थी वो था द एक्जिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिंग काउच इन द इंडस्ट्री एंड द प्रेवलेंस ऑफ alcohol and drug in the industry was also indicated, and the committee recommended the formation of tribunal to investigate the allegations raised in the report. जितनी भी चीजों पे इंक्वायरी पे इवेंचुअली कमेटी को कुछ भी पता चला ना, तो कमेटी ने बोला कि भाई एक अलग से आप ट्राइब्यूनल फॉर्म करो. ठीक है, और उनसे इन सारे मैटर्स को फिर आप डील करवाओ. रिपोर्ट लेकिन पब्लिक हो नहीं पा रही थी. ठीक है, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि इस मैटर पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराइए, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिपोर्ट रिलीज कर दीजिए, बट द रिपोर्ट इज नॉट रिलीज बाय द गवर्नमेंट, साइटिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल जिन्होंने कमेटी को टेस्टिमनी दी थी. हेमा कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट करी तो रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ एविडेंसेस भी दिए, उसमें ऑडियो एविडेंसेस भी दिए, वीडियो एविडेंसेस भी दिए. अब अगर किसी पर्सन ने कमेटी को कुछ बताया होगा और वो रिपोर्ट आप बाहर रिलीज कर दोगे तो उसकी प्राइवेसी या वो भी तो डेंजर में आ सकता है. राइट, सो गवर्नमेंट का क्या कहना था? डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय द WCC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द ensuing years, that is the coming years, the government refused to disclose the contents of the report, with the government informing the assembly. और ये इशू केरला की असेंबली तक गया. ठीक है, वहां पे भी एक इशू बना और गवर्नमेंट ने असेंबली को यह बताया दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स वुड बी वायलेटेड इन डूइंग सो. ठीक है, बट जब ये डिमांड कम हुई नहीं, ठीक है, इवेंचुअली जब डिमांड कम नहीं हो रही थी तो फिर गवर्नमेंट रिलीज द ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट वेगली इन May 2022. मई 2022 में एक बड़ी वेग सी रिपोर्ट इशू कर दी और उसे कहा गया कि ये हेमा कमीशन के रिकमेंडेशन थे. बट द पीपल वर स्टिल नॉट satisfied with the actions taken by the government, and they were still not satisfied with this vague report which came into the public in 2022, and therefore certain RTI activists started approaching information commission. हमारी कंट्री में एक RTI एक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना. Right, the public have a right to, or the citizens of this country have a right to information by virtue of Article 19(1)(a) of the Constitution of India, which talks about freedom of speech and expression, है ना. उसी RTI एक्ट को यूज करके आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो. And therefore RTI activists approached the Information Commission of the state of Kerala. So 5 RTI activists and media approached the Kerala State Information Commission to act on this. कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप इसको रिलीज करो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन है भी तो जिन लोगों ने वहां पे टेस्टिमनी दी उनकी प्राइवेसी की भी तो बात है. राइट, सो वही राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19(1)(a) से आ रहा है, दैट इज गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद राइट टू प्राइवेसी गिवन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की लड़ाई होती रहे, कई बार कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट को भी बैलेंस आउट करना पड़ता है.
यहाँ पे किन दो चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? द राइट ऑफ द पब्लिक टू हैव द इंफॉर्मेशन which is coming out of Article 19(1)(a) of the Constitution, as against Article 21 or right to privacy of the other individual who have given testimony to the committee. तो लड़ाई फंडामेंटल राइट्स के बीच की है। अब द केएसआईसी, दैट इज द केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ruled in favor of the controlled release of the report to the petitioner while maintaining the privacy of those who deposed before the commission. केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्या कहा कि चलो ठीक है, प्राइवेसी का भी ध्यान रखेंगे, और केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा रिपोर्ट रिलीज कर दो, बट कीपिंग इन माइंड कि प्राइवेसी वायलेट नहीं होनी चाहिए। अब उसमें वो कुछ उसको कवर कर देते नाम, मतलब जो भी करते, एक ऑर्डर केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने इशू करा। बट मीनवाइल, ठीक है, some of the producers from the Kerala film industry only, they approached the Kerala High Court, ठीक है, and the petitioner argued that the release was against the public interest and violate the right to privacy of the individuals, including the petitioner, possibly exposing them to retaliation and harassment, है ना। अब ये भी बात तो सही है कि भाई, अब आपको पता है ना, जब भी कहीं पे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इंसान जाके सच बोल देता है उसके साथ पूरी सोसाइटी बिल्कुल बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करती है। देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके इंटरेस्ट हैम्पर होते हैं, तो वो सच बोलने वाले के साथ तो नहीं रहेंगे, या किसी ने झूठ भी बोला होगा, जो भी होगा। अब कमीशन, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर नहीं बना, और उसके लिए भी एक अलग आर्गुमेंट है, बट पॉइंट ये था कि यहाँ पे प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल वो आप कैसे इंश्योर कराओगे, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। सो देयरफॉर द केरला हाई कोर्ट ऑर्डर्ड एन इंटरिम स्टे, ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने रिपोर्ट रिलीज करने से मना कर दिया, एंड केरला हाई कोर्ट इशूड द नोटिसेस टू केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द केरला गवर्नमेंट की इस इशू पे अब आगे क्या करना है, आप अपना अपना स्टैंड बताइए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द हेमा कमीशन रिपोर्ट एंड द सब्सिक्वेंट स्टे व्हिच वाज गिवन बाय द केरला हाई कोर्ट। आया पहला टॉपिक क्लियर? हाँ जी, आया क्लियर, आगे बढ़े, चलो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, और ये बहुत ब्रीफली भी खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से हमें इतना टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें तो हम स्टैटिक लॉ की क्लासेस में वैसे भी पढ़ लेते हैं। दैट इज द कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। हमारी कंट्री में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, दैट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली। हमारी कंट्री में जजेस का अपॉइंटमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर है, wherein the executive and judiciary working independently of each other will have to come to a conclusion with respect to the appointment of judges, ठीक है। जुडिशरी अपने रिकमेंडेशन देगी, फिर एग्जीक्यूटिव उसको अपॉइंट करेगी, और ये स्ट्रक्चर भी इज नॉट समथिंग जो किसी लॉ ने बनाया हो। लॉ इन द सेंस कि आज की डेट में जो कोलिजियम का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी, दैट इज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा भी नहीं है कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है या किसी लॉ में दिया हुआ है। दैट्स द क्रिएशन ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, ठीक है। और इसीलिए वो कांस्टेंट आजकल ना टसल चलता रहता है, कुछ टाइम से बंद है वो टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रही है डिस्पाइट द रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट कहती है कि बैकग्राउंड चेक्स में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जुडिशरी पे भी एलिगेशंस लगते हैं अबाउट नेपोटिज्म, है ना। मतलब नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है, और हर जगह हमारी कंट्री में, वो तो कुछ कुछ जगह का पॉइंट आउट हो जाता है, वरना है तो हर जगह, ठीक है, कि नेपोटिज्म के चैलेंजेस लगते हैं, दैट द रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स ऑफ द जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड इन द हायर जुडिशरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब अभी कोलिजियम सिस्टम न्यूज में क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एंड अलोंग विद दैट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट केम बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, ठीक है। फुल स्ट्रेंथ का आना मतलब जो वेकेशन, मतलब जो बेंचेस खाली थी, जो वेकेंट थी, उन पे भी अब जजेस का अपॉइंटमेंट हो चुका है, और ये चीज लास्ट वीक हुई है। एंड देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग कोलिजियम सिस्टम और रिवाइजिंग कोलिजियम सिस्टम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोलिजियम शब्द का मतलब क्या है? अब कोलिजियम किस चीज से रिलेटेड है? तो कोलिजियम इज एक्चुअली रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन आवर कंट्री, बट ओनली रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी,
इन द हायर जुडिशरी। देखो जो लोअर जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जुडिशरी है ना, उसके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इनिशियल लेवल के अपॉइंटमेंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से होते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज के अलग अलग एग्जाम से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हायर जुडिशियल सर्विसेज एज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात, दैट इज द थिंग विच इज रेगुलेटेड बाय द कोलिजियम, ठीक है। And Article 124 of the Constitution of India, Article 124 Clause 2 and Article 217, that is 217 of the Indian Constitution, deals with the appointment of judges to the Supreme Court and High Court. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 124 एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस इन आवर कंट्री? जल्दी बताओ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स? इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर वारंट और वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, he is the one who appoints the judges of our supreme court and high court. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट नाम फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कोलिजियम का पर्पस क्या है कि कोलिजियम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की पावर प्रेसिडेंट से वापस नहीं ले रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 सेज दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यही बताता है कि भाई जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, तो अपॉइंट अभी भी प्रेसिडेंट करेंगे, बट वो जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट है, दैट इज समथिंग व्हिच इज डन बाय द कोलिजियम, ठीक है। सो दिस सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन आवर कंट्री एक्चुअली इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स रादर देन द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। हमारी कंट्री में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना इन दी हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो किसी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से नहीं रेगुलेट हो रहा है या बना है। दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस और दैट इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। कोलिजियम शब्द का मतलब क्या है? तो कोलिजियम बेसिकली मींस, ठीक है, कोलिजियम एज अ टर्म की अगर हम बात करें तो कोलिजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। कोलिजियम का मतलब क्या होता है? कोलिजियम का सिंपली मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। एंड हमारी कंट्री में कोलिजियम टर्म को हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑफ जजेस व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और व्हिच बेसिकली वर्क्स और व्हिच बेसिकली एग्जिस्ट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन क्या है ये अपन कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये कोलिजियम एग्जिस्टेंस में आया कैसे, ठीक है, ये कोलिजियम एग्जिस्टेंस में आया कैसे और आया क्यों? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंपली सेज दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, इज इट विजिबल, प्रेसिडेंट, हाँ, जजेस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना सा कहता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आ गई या कहां वो रिकमेंडेशन की प्रोसेस शुरू होती है? सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन judges shall be appointed by the president, ठीक है, and president before making such appointment shall consult such other judges of Supreme Court as he deems necessary, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट शैल कंसल्ट सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब ये जो अभी शुरुआत में जो लड़ाई है ना, शुरुआत में लड़ाई इस चीज की नहीं है कि कोलिजियम बनेगा या नहीं बनेगा। The first case which is related to this particular topic, the first case which is related to this particular topic is the first judge's case, ठीक है, फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981, ठीक है। और फर्स्ट जजेस केस में जो इशू बना ना, वो इशू था ये शब्द कंसल्ट, ठीक है। जो इशू बना आपके फर्स्ट जजेस केस में वो था ये वर्ड कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या बन रहा था? क्वेश्चन ये बन रहा था कि वॉट एवर
See, let's say the President of India consults few judges of the Supreme Court regarding appointment of judges. Now, whatever recommendation is given by the judges of the Supreme Court, is it binding on the President or not? So ये कंसल्टेशन जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये कंसल्टेशन में जो भी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है, इज इट बाइंडिंग और नॉट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट बिकेम द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड इन द फर्स्ट केस और इन द फर्स्ट जजेस केस, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the word consultation the word consultation does not mean concurrence. When you concur with someone or when you concur with someone, मतलब आप उस पर्सन से अग्री कर रहे हो, राइट? दैट्स व्हाट कॉन्करेंस बिटवीन द आइडियाज बेसिकली मींस, कि आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो, किसी पर्सन से अग्री कर रहे हो. दैट्स व्हाट कॉन्करेंस इज. In the first judge's case in 1981, the Supreme Court of India said that the term consultation given in Article 124 does not mean concurrence. That is, whatever advice is given by the Supreme Court now, or whatever advice is given by the CJI to the President of India with respect to the appointment, does not have a binding effect on the President of India. ठीक है? फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला? फर्स्ट जजेस केस में बोला कि डज नॉट मीन कॉन्करेंस, मतलब the term consultation only means exchange of views. ठीक है? उन्होंने बोला ये सिर्फ चाय पे चर्चा का काम है, बातचीत, एक्सचेंज ऑफ व्यूज करना है. Whatever advice is given by the CGI to the President of India with respect to appointment, it is not binding on the President. That's what the first judge's case did. ठीक है? But when we come to the second judge's case now, second judge's case will lead to the establishment of collegium. ठीक है? कुछ साल बाद ये सवाल फिर बना कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास एब्सोल्यूट से होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. एंड दूसरी बार जब ये केस बना तो वो बना सेकंड जजेस केस ऑफ 1993. अब सेकंड जजेस केस में क्या था? In the second judge's case, the question was the same, that what does the term consultation mean? ठीक है? अभी भी डाउट वही था कि ये जो consultation शब्द है in the constitution, what does it mean? And यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस चेंज किया. लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that the term consultation only means exchange of views. विचार बदलने, whatever advice is given by the CGI to the president is not binding on him. ठीक है? सेकंड जजेस केस में चीजें चेंज हो गई. सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the advice tendered by the CGI is actually binding on the president. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि the term consultation actually means concurrence, and therefore whatever advice is tendered by the CGI to the president is binding with respect to the appointment of judges. Advice of CGI is binding on president. ठीक है? कि एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है ऑफ द जजेस. द सीजीआई विल और द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द सीजीआई, एंड सीजीआई will whatever recommendation he makes to the president of India with respect to the appointment, that will be binding on CGI. That's not second judge's case. But इसमें भी अभी एक प्रॉब्लम थी. अब आपने क्या किया? आपने एग्जीक्यूटिव से तो पावर वापस ले ली, बट अब आपने वापस सिर्फ एक इंडिविजुअल को दे दी. और अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को इस तरीके की एब्सोल्यूट पावर दे देते विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट, कि सिर्फ सीजीआई खुद डिसाइड करके, है ना, कि सीजीआई खुद डिसाइड करके खुद बताएंगे कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका नहीं होना है, ये भी प्रॉब्लमैटिक होता. एंड इसलिए सेकंड जजेस केस के थ्रू कोलिजियम एग्जिस्टेंस में आता है. सेकंड जजेस केस ने क्या कहा? सेकंड जजेस केस ने कहा कि सीजीआई बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कंसल्ट. सेकंड जजेस केस ने क्या कहा? कि सीजीआई बिफोर मेकिंग सच रिकमेंडेशन शैल कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट judges of the Supreme Court, and that's how collegium came into existence. तो इनिशियली जब सेकंड जजेस केस के थ्रू collegium एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर आज की डेट में जैसा है वैसा नहीं था. आज हमारे collegium में कितने मेंबर्स होते हैं? हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द collegium? जल्दी बताओ.
Hmm. How many judges are there in the collegium? 1 plus 4, CGI plus 4 senior most judges. ये स्ट्रक्चर सेकंड जजेस केस ने नहीं दिया था. सेकंड जजेस केस के हिसाब से कोलिजियम विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट यहां पे जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर बनाया गया CGI प्लस 2, 3 मेंबर कोलिजियम बना. ठीक है. सो कोलिजियम एग्जिस्टेंस में आया बाय सेकंड जजेस केस, बट जिस कोलिजियम का और कोलिजियम का जो आप आज स्ट्रक्चर देखते हो, today the collegium of India consists of CGI plus 4 senior most judges of the Supreme Court, है ना. CGI plus 4 senior most judges, ये आज की डेट में कोलिजियम है. ये कोलिजियम बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया इन द थर्ड जजेस केस. ठीक है. आज की डेट के स्ट्रक्चर का जो कोलिजियम है हमारा कि 1 प्लस 4 जजेस, ठीक है, 1 प्लस 4 जजेस, वो थर्ड जजेस केस में आया. थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द सुप्रीम और द सीजीआई विल हैव टू कंसल्ट रादर देन 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ही विल हैव टू कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड मतलब वो कोलिजियम 5 लोगों का हो गया. और थर्ड जजेस केस ने ये भी कहा कि इवन इफ 2 मेंबर्स ऑफ द कोलिजियम इफ दे आर अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर नेम, सीजीआई विल नॉट फॉरवर्ड सच अ नेम. ठीक है. क्लियर है. क्लियर. आया आया क्लियर. फिर इस कोलिजियम को आगे चल के सरकार ने बदलने की कोशिश की. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर ऑन ब्रॉट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एंड द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके एक कमिटी स्टैब्लिश करती, इंक्लूडिंग द मेंबर्स फ्रॉम जुडिशरी, द मेंबर्स फ्रॉम पब्लिक एंड द मेंबर्स फ्रॉम और द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको 4th जजेस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल अप्लाई की, एंड वापस कोलिजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया. एंड आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए नाम का रिकमेंडेशन देने के लिए फाइनल अथॉरिटी कोलिजियम है. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नाम आया उसका अपॉइंटमेंट डिले कर सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं कि अपनी तरफ से नाम सजेस्ट कर दें या किसी और को अपॉइंट कर दें. ठीक है. वंश बेटा रीडिंग में सीएल के रखे रहना अपना, वरना क्योंकि मैं जितना भी समझाऊंगा फायदा नहीं आएगा, क्योंकि इवेंचुअली रीड भी तो करना ही है पेपर में, है ना. तो रीडिंग में से मत निकालना, बाकी जितना मैं एंड तक पढ़ाऊंगा उतना समझ लेना बस. ठीक है. हाँ जी. क्लियर है यहां तक. आया आया. हाँ, किसी का नाम एसपी गुप्ता है, किसी का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है. वन पर्टिकुलर केस इज कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो नाम अलग अलग हैं. आप लोगों के रिस्पेक्टिव मटेरियल में नाम दिए हुए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है. चलिए भाई आगे बढ़े. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगले टॉपिक पे चले. चलिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज acquitted man right to be forgotten, how the courts have ruled earlier. अब ये क्या है, ये राइट टू बी फॉरगॉटन न्यूज में आया क्यों? ठीक है. राइट टू बी फॉरगॉटन न्यूज में इस वजह से आया कि एक सिटीजन ऑफ हमारी कंट्री के एक सिटीजन है, उनके ऊपर कुछ साल पहले चीटिंग वगैरह का केस चला होगा. ठीक है. अब वो उस केस से अक्विट हो गए, है ना, मतलब कन्विक्ट नहीं हुए, गिल्टी प्रूव नहीं हुए. सो द पर्सन वाज एक्चुअली अक्विटेड इन दैट केस. अक्विट होने के बाद अब क्या होता है कि केस के रिकॉर्ड को ना पब्लिक रिकॉर्ड माना जाता है. तो वो इंटरनेट पे था. इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी यूज की होगी या यूज करने की कोशिश की होगी या उस वेबसाइट तक तो गए होगे कम से कम. इंडिया कानून, है ना, या कहीं पे रेफरेंस में उसकी रेफरेंस पढ़ ली होगी, इंडिया कानून. अब इंडिया कानून नाम की एक वेबसाइट है, उस पे वो आर्टिकल अपलोडेड था, उस पे वो जजमेंट अपलोडेड था. जजमेंट में सर का नाम लिखा हुआ था. अब जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया ना, तो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज को ये जजमेंट दिखा. उन्होंने कहा ये तो अक्यूज्ड है. अक्यूज्ड थे, कन्विक्ट नहीं थे, अक्यूज्ड ही थे बस. बट ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को लिखा दैट द पर्सन इज एक्चुअली अक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी एंड चीटिंग. भाई सिटीजनशिप जैसा सवाल है ना. अगर पता हो आपको कि एक इंसान चीटिंग और फोर्जरी के लिए अक्यूज्ड है, उसको घर में बुलाते टाइम भी थोड़ा बहुत सोचोगे ना, राइट. ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने सिटीजनशिप देने से मना कर दिया. और ग्राउंड क्या कि अक्विटेड केस में लिखा हुआ नाम उनकी सिटीजनशिप के बीच में आ गया.
So she or he or she, I don't remember the person's name. The person actually approached the High Court. वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इंडिया कानून को ऑर्डर किया कि यू हैव टू टेक डाउन द डॉक्यूमेंट बिकॉज दिस इज अबाउट द वायलेशन ऑफ द पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब इंडिया कानून को हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि डॉक्यूमेंट हटाओ, ठीक है, बट है तो केस, और केस के रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो क्या राइट टू प्राइवेसी या राइट टू डिग्निटी आज की डेट में एक इंडिविजुअल का इस एक्सटेंड तक एक्सटेंड करता है कि अगर किसी जुडिशियल रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा हुआ है तो वो इंटरनेट से वो भी हटवा सकते हैं। I am not kidding. This right to privacy, which is recognized by the Honorable Supreme Court in retired Justice K.S. Puttaswamy ना, इससे हमारी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स के एक्सटेंट में अगले 20 सालों में बहुत चेंज आएगा। ये भी तो एक प्राइवेसी का ही मैटर हो गया, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू डिसाइड कि वेदर राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, एंड इफ राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट, उसका बाकी राइट्स के साथ किस तरीके से इंटरप्ले होगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच की लड़ाई देखी थी। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच गिव्स अस राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ फंडामेंटल राइट, एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले। जहां भी वैसी चीजें हो रही, राइट टू बी फॉरगॉटन एक इंसान का राइट हो सकता है, बट क्या उसका एक्सटेंट ऐसे मतलब यहां तक जा सकता है कि आपके कोर्ट के केस से अपना नाम हटवा लो अगर आप अक्विट हो चुके हो। ठीक है, so in this particular scenario the current context was actually that the Supreme Court agreed to hear a case whose outcome will likely shape in the contours of the right to be forgotten, known in the European Information Privacy Regulation as the right to erasure in India। ठीक है, अब इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन के क्या कॉन्टोर्स होंगे, वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा। एंड द टॉप कोर्ट नाउ हैज टू डिसाइड वेदर राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट, एंड इफ सो, कि पहली चीज सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करने वाला है कि क्या राइट टू बी फॉरगॉटन एक फंडामेंटल राइट है, एंड अगर है भी, इफ सो, हाउ इट रिलेट्स टू द अदर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपकी प्राइवेसी मेरे एक्सप्रेशन के राइट से कितना आगे रहेगी, अब ये बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, राइट। चलो, so issue था क्या, the 3-judge bench headed by the CJI agreed to hear a challenge against the Madras High Court ruling that directed the legal search portal India Kanun to take down a judgment in a 2014 rape and cheating case। ठीक है, इशू पहुंचा कैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की सीजीआई की बेंच, ठीक है, एक 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 फुल बेंच बेसिकली अब ये डिसाइड कर रही है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी जहां पे उन्होंने इंडिया कानून को बोला कि 2014 का वो जो रेप और फोर्जरी का चीटिंग का केस था उसको आप हटाओ अपनी वेबसाइट से। क्यों? क्योंकि द पर्सन वाज एक्चुअली अक्विटेड इन दैट केस। ठीक है, द अक्विटेड मैन हैड मूव्ड द मद्रास हाई कोर्ट इन 2021 saying that he had been denied the citizenship of Australia because his name appears in the judgment that is publicly available on the legal portal। वो क्यों गए हाईकोर्ट, उन्होंने हाईकोर्ट जाके बोला कि सर मेरे को सिटीजनशिप डिनाई कर दी, ऑनलाइन मेरे बारे में एक जजमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब मद्रास हाईकोर्ट ने तो बोल दिया इंडिया कानून को, बट दी अदर पर्सन्स, इंडिया कानून का भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और वो तो सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो तो सिर्फ जजमेंट दे रहे हैं जो कोर्ट ने दिया है। अब क्या कोर्ट के जजमेंट भी हमें पब्लिक डोमेन से हटाने पड़ेंगे? तो दिस इज रिलेटेड टू राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है? ये राइट टू बी फॉरगॉटन ना बहुत रिसेंटली न्यूज में आया, 16, 17, 18 के अराउंड से। ठीक है, जब यूरोपियन यूनियन अपना जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बना रही थी ना, जीडीपीआर, क्योंकि प्राइवेसी एक इशू बनता जा रहा था, डेटा थेफ्ट एक इशू बनता जा रहा था। आपने भी पता नहीं कितनी मल्टीपल एप्लीकेशंस अपने फोन पे डाउनलोड करी होंगी जिसके लिए उनके साथ अपना डेटा शेयर करा होगा। आपको नहीं याद होगा आपने 3 साल पहले कौन सी एप्लीकेशन आखिरी बार चलाई थी, बट आपका डेटा अभी भी उसके पास है। एंड फिर वो डेटा थेफ्ट और प्राइवेसी और डेटा कंट्रोल, ये सब क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पहले इशू बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां से ये राइट टू बी फॉरगॉटन आपका लाइमलाइट में आना शुरू हुआ। So, right to be forgotten is actually described as the right to remove one's digital footprint from the internet searches, etc., where it violates the right to privacy। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है कि मेरे बारे में जो भी डेटा, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है उसको हटाइए इफ इट इज वायलेटिंग माई राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, एंड इन 2014 में ऐसी ही एक चीज एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में हो रही थी, एंड जो यूरोपियन यूनियन का ईयू का पूरा कोर्ट है ना, उसने इस तरीके के मैटर पे एक जजमेंट दिया
जहां पे उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, सो 2014 इन 2014 द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, द हाईएस्ट कोर्ट इन मैटर्स कंसर्निंग द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरोपियन लॉ, affirmed that there exists a right to be forgotten under the European Union Charter। ठीक है, ईयू के कोर्ट ने क्या कहा कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन एग्जिस्ट करता है, एंड दिस पर्टिकुलर केस केम टू बी नोन एज द गूगल स्पेन केस। स्पेन का इंडिविजुअल था, सर्च इंजन गूगल इन्वॉल्व था। ठीक है, इसलिए गूगल स्पेन केस कह रहे हैं। ठीक है, एंड CJEU स्टैंड्स फॉर कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो गूगल स्पेन केस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पिटिशनर है, जो एप्लीकेंट है, वो स्पेनिश इंडिविजुअल है और गूगल सर्च इंजन यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, सो द कोर्ट रूल्ड ऑन अ प्ली ऑफ द स्पेनिश लॉयर to have Google remove information from 1998 regarding the forced sale of his property due to social security debt। सोशल सिक्योरिटी डेट मतलब मान लो उसके कुछ लोन होंगे, उसके कुछ पेंडिंग ड्यूज होंगे। ठीक है, मतलब इंसान इकोनॉमिक्स में शायद थोड़ा गड़बड़ा गया या उसके किस्मत या दिन खराब चले, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी डेट्स हो गई, वो पे नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी का फोर्स सेल हुआ। ठीक है, एक तरीके से ऑक्शन मानो, जिसको फोर्स सेल कहा जा रहा है। अब ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन 1998 से रिलेटेड है और गूगल पे थी, एंड इस पर्सन ने कोर्ट को पिटीशन किया कि गूगल इस इंफॉर्मेशन को वहां से हटाए बिकॉज इट वायलेट्स माय प्राइवेसी। ठीक है, एंड citing Article 7 that talks about the respect for private and family life, and Article 8 that talks about protection of personal data of the EU Charter। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन ने EU चार्टर को रेफर किया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 7 की बात की, which talks about the respect of private and family life, wherein they also refer to Article 8 of the EU Charter, which talks about protection of personal data। The EU court or the CJEU ruled that the search engine must cater to individual requests to remove the data that appear to be inadequate, irrelevant, or no longer relevant or excessive in the light of the time that had elapsed। कोर्ट ने कहा कि सर्च इंजन्स को एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट पे डेटा हटाना चाहिए अगर वो इरेगुलर है, अगर वो गलत है। अब इतना टाइम बीत चुका है कि उस डेटा की कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट पे होने के लिए, एंड देयर बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज द राइट टू बी फॉरगॉटन इन ईयू। अभी तो ईयू का एग्जांपल देखा हमने, इंडिया का क्या सीन है? तो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी अभी रिकॉग्नाइज हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, अब पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर बात होगी। अभी इस कंट्री में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लोगों को समझाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगॉटन तो शायद टाइम लगेगा अभी, राइट? सो अब इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन किसी चीज से रिलेटेड है नहीं, कहीं पे है नहीं। ठीक है, इंडियन लॉज देयर इज नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दैट प्रिस्क्राइब्स द राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में हमें राइट टू बी फॉरगॉटन का जिक्र दिखता है। ठीक है, हमारी कंट्री में राइट टू बी फॉरगॉटन कहीं पे भी किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ में नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के एक पर्टिकुलर जजमेंट में आपको राइट टू बी फॉरगॉटन का जिक्र दिखेगा। सो अ कॉन्करिंग ओपिनियन इन द पुट्टास्वामी रूलिंग बाय जस्टिस एसके कॉल मेंशंस द राइट टू बी फॉरगॉटन। जो प्राइवेसी का केस था, जो आधार जजमेंट था, ठीक है, जिसको हम आधार जजमेंट भी कहते हैं, उसी पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी में जिसको अपहेल्ड किया गया, एक कॉन्करिंग जजमेंट में जस्टिस कॉल ने बात की राइट टू बी फॉरगॉटन की, एंड जस्टिस कॉल सेड दैट दिस राइट डज नॉट मीन दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्लियर एग्जिस्टेंस आर टू बी ऑब्लिटरेटेड। जस्टिस कॉल ने राइट टू बी फॉरगॉटन को डील करते वक्त इस चीज को मेंशन किया कि इस आर्टिकल का या इस राइट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बारे में जो इंफॉर्मेशन है सब हटा दी जाए। And Justice Call said that it would only mean that individual who is no longer desirous of his personal data to be processed or stored should be able to remove it from the system where the personal data or information is no longer necessary, relevant or is incorrect and serves no legitimate interest। कोर्ट ने कहा आपका अगर डेटा है तो आप उसको स्टोर और उसको प्रोसेस करवाने से मना करवा सकते हो। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक तरीके से एब्सोल्यूट है कि आप सारी इंफॉर्मेशन हटा सकते हो। अब जैसे एक और बार सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा था कुछ ऐसे ही मैटर से जो अभी मद्रास हाईकोर्ट का मैटर है। सो द नेम ऑफ द केस वाज राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दिस वाज द केस ऑफ 1994।
ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ राइट टू बी लेट अलोन और लेफ्ट अलोन, ठीक है, अकेला छोड़ दीजिए, उस राइट के बारे में बात की। बट यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें क्लियर करी, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो, इन द केस ऑफ तमिलनाडु ऑफ 1994, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट a citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, childbearing and education among other matters. उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि एक इंसान के पास इन सारी चीजों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑब्वियस ऑप्शन है, and none can publish anything concerning the above matters without his consent, whether truthful or otherwise. कोर्ट ने बोला कोई भी पर्सन उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन बिना उसके कंसेंट के पब्लिश नहीं कर सकता, ये भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा। And the court also said that, but the ruling drew a distinction between right to be let alone and the publication of public records such as court decisions. ठीक है, अभी जो इशू है ना कि कोर्ट के जजमेंट को हम हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन क्या हमारा उस एक्सटेंट तक चला गया है, तो इन दिस केस द कोर्ट ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट टू बी लेट अलोन एंड द पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड सच एज आपका जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, एंड द कोर्ट सेड दैट this is for the reason that once the matter becomes a matter of public record, the right to privacy no longer subsists. कोर्ट ने कहा एक बार अगर वो मैटर पब्लिक रिकॉर्ड बन गया, जैसे जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, द राइट टू प्राइवेसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स एंड इट बिकम्स अ लेजिटिमेट सब्जेक्ट फॉर द कमेंट बाय द प्रेस, मीडिया अमंग अदर्स, द टू जज बेंच हैड हेल्ड। वो डिवीजन बेंच का जजमेंट था, दो जजेस का, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई एक बार पब्लिक रिकॉर्ड जैसी चीजों में आ गई फिर आपका राइट टू बी फॉरगॉटन हट जाता है, ठीक है। बट ये डिवीजन बेंच का जजमेंट था। करेंटली द मैटर इज बीइंग डेल्ट बाय अ फुल बेंच ऑफ 3 जजेस, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ जी, क्लियर है। साइरन, अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डील करेगा। नेक्स्ट हियरिंग अगस्त मेरे ख्याल से सेकंड वीक में है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली डीलिंग विद दिस मैटर राइट नाउ। हाँ जी, क्लियर, आया आया, आगे बढ़े। Let's move to the next topic. Now, the next topic which we have is the topic about governor's immunity that is related to Article 361 of Constitution of India. ठीक है, the next topic which we have is related to governor's immunity that talks about or that is given under Article 361 of the Constitution of India. So recently, the Supreme Court of India agreed to review the immunity given under Article 361. ठीक है, अब ये मैटर आया क्यों, मैटर बना क्यों? तो कुछ टाइम पहले बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द स्टाफर्स ऑफ द हाउस ऑफ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने गवर्नर पे ही सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए, ठीक है। उन्होंने गवर्नर पे ही सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। पॉइंट ये था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन वाज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो गवर्नर ही है। एंड वंस अ पर्सन इज इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब अगर कोई पर्सन गवर्नर है और द पर्सन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द पर्सन, है ना। आप उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स कर ही नहीं सकते हो। अब जब ये सामने से रीजन आया, व्हेन द वुमेन ट्राई टू मेक कंप्लेंट्स, ठीक है, एंड गेट द लीगल मशीनरी इनटू एक्शन, she was basically blocked by virtue of Article 361 of the Constitution of India. But now she had approached the Supreme Court of India stating कि Article 361 अगर है तो फिर मेरे साथ होने वाले जस्टिस का क्या? And therefore Supreme Court is now going to decide कि Article 361 में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से प्रोटेक्शन मिला हुआ है गवर्नर को, as long as he is holding the office, क्या उसका मतलब ये भी है कि FIR भी फाइल नहीं हो सकती? क्या उसका मतलब ये भी है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं की जा सकती? राइट, कि क्या उसका मतलब ये है कि एक मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में उस मैटर का संज्ञान भी नहीं ले सकते, कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकते, ठीक है, नोटिस भी नहीं ले सकते। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस नाउ। तो टॉपिक क्यों न्यूज में आया, समझ में आया, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इनटू न्यूज, ये चीज क्लियर है। तो नाउ लेट अस फर्स्ट लुक एट आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली, ये कहता क्या है,
ठीक है. So Article 361 says that president or governor of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office, or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties. मतलब एक गवर्नर, एक पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, they are not answerable to any court in India for anything which they have done in furtherance of their official duties. ठीक है, या ऑफिशियल एक्ट्स. जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मान लो गलती से कभी कोई एक ड्रैकोनियन लॉ पास कर दिया जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे केस फाइल कर दोगे. ठीक है. ठीक है. सो ऑफिशियल एक्ट्स के लिए द पर्सन विल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ये पहला प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 361 से. नाउ अहेड इट सेज दैट द प्रोविजन फर्दर सेज नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर. अब शब्द क्या यूज हुआ? शब्द क्या यूज हुआ? whatsoever. क्या कहा गया? The provision further says that no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued, and no process for arrest or imprisonment can be placed or can take place while the president or governor holds the office. मतलब जब तक वो ऑफिस में है, जब तक वो पर्सन गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती है, एज लॉन्ग एज द पर्सन इज होल्डिंग द ऑफिस. ठीक है. तो जब तक वो गवर्नर है तब तक नहीं हो सकता. ठीक है. क्लियर है? गरिमा पॉइंट ये है ना, देख मान ले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल साइन करा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, है ना. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल साइन करा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का. अब अगर बिल साइन करना उनकी एक ऑफिशियल ड्यूटी है, फर्स्ट पॉइंट का ही एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, बिल साइन करना उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है. अब अगर वो बिल कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके राइट को वायलेट कर रहा है, तो क्या प्रेसिडेंट को आप इसके लिए पर्सनली अकाउंटेबल करोगे? ऐसे तो फिर कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, एटलीस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे अपना, क्योंकि हर चीज सबको तो खुश रख नहीं सकती, किसी ना किसी को तो दिक्कत होगी, राइट. एंड देयरफॉर दिस प्रोटेक्शन और दिस इम्यूनिटी इज गिवन टू देम सिविल मैटर्स के लिए, ऑफिशियल पार्ट पे जो उन्होंने एक्ट किए उन सारी चीजों के लिए. ठीक है. पहला पार्ट क्या कह रहा है आर्टिकल 361 का? दैट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू देयर ऑफिस. उनके ऑफिशियल वर्क के लिए आप उनको आंसरेबल नहीं कर सकते हो. बट व्हाट इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर कमिट्स एनी क्रिमिनल एक्ट व्हाइल बीइंग इन द ऑफिस? ठीक है. मतलब अगर किसी प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने ऑफिस में रहते वक्त अगर कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया, तो क्या वो तब भी प्रोटेक्टेड है? तब जो प्रोटेक्शन मिला है ना, वो पार्शियल प्रोटेक्शन मिला है. पार्शियल प्रोटेक्शन किस तरीके से मिला है? कि जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, मतलब एज लॉन्ग एज द पर्सन इज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वर्किंग एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तब तक उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती. अब यहां जो व्हाटसोएवर लिखा हुआ है, shall be instituted लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिसाइड और डिस्कस दिस ओनली कि क्या एफआईआर रजिस्टर कराना भी इन सब चीजों में आ जाएगा, कि जब तक गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ और अ पर्सन इज होल्डिंग, उसके बाद होगी बेटा. अपन अभी एग्जांपल भी देखेंगे. ठीक है. अपन एक एग्जांपल भी देखेंगे कि वंस द पर्सन लीव्स द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तब उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती. ठीक है. So in this particular case, the Supreme Court of India or the three-judge bench comprising Justice D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala, and Manoj Misra took up the issue after the petition was moved by a contractual woman of the Raj Bhavan or West Bengal Raj Bhavan. ठीक है. She has alleged sexual harassment by the governor C.V. Anand Bose. ठीक है. उसने क्या अलेज किया है? That the governor of West Bengal had basically sexually harassed her. अब यहाँ पे जो इशू है, यहाँ पे इशू क्या बन रहा है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फ्रेजेस इन आर्टिकल 361 एंड 362, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, इज व्हाट इज बिफोर नाउ और व्हाट इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नाउ.
ठीक है, कौन सी चीज? कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है? क्या एफआईआर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है? प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, कि किसी एक इंसान को अरेस्ट करने की प्रोसेस, इम्प्रिजन करने की प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं कर सकते, तो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना वो भी उस प्रोसेस का पार्ट होगा क्या? That's what the Supreme Court is going to decide. So the court will now consider whether that process covers a registration of FIR, initiation of a preliminary inquiry, or a magistrate taking cognizance of an offence, which is a technical start of a criminal case. भाई FIR रजिस्टर होना एक क्रिमिनल केस का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। इनिशियल या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना बहुत स्टार्टिंग फेज होता है। मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, या मैटर का संज्ञान लेना या नोटिस लेना इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो ट्रायल का बहुत पहला फेज होता है। अब ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग चीज है, तो क्या ये भी इस प्रोसेस रिलेटेड टू अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट में आएंगी क्या? दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आया? आया क्लियर? यहां तक आया? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी का ओरिजिनेशन है कहां, कहां से ओरिजिनेट होती है? तो आप लोगों ने टॉट्स पढ़ते टाइम जब आप सॉवरेन इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे होगे, है ना, या वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में जब भी आप टॉट्स पढ़ते वक्त पढ़ते हो, तो वहां पे एक एक फ्रेज बड़ा यूज किया जाता है, दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, राइट? और वो मोनार्की का कॉन्सेप्ट भी था, वो मोनार्की का एब्सोल्यूट ट्रूथ था, दैट वाज द प्रिविलेज व्हिच वाज गिवन टू द मोनार्क, कि भाई राजा साहब से गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो गलत कर ही नहीं सकते। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट में आप सेम चीज अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? जब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट में हो, जहां पे आप रूल ऑफ लॉ की कंट्री हो, वेयर द कंट्री इज सपोज्ड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर इन द सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री इज एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे किंग कैन डू नो रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता, इसलिए ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब so this origin of the constitutional immunity can be traced to the Latin maxim rex non potest peccare, or the king can do no wrong, which is actually rooted in the English legal traditions. और इसी वजह से सेम चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की और आर्टिकल 361 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। बट व्हाट इज द स्टांस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा तो है नहीं कि ये पहला केस है जब गवर्नर के ऊपर कोई क्रिमिनल एलिगेशंस लग रहे हो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि अ पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, उन पे पहली बार कोई क्रिमिनल एलिगेशंस लग रहे हो, पहले भी लगे। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टांस लिया था, तब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया था, तो उसके लिए हम अभी एक केस देखते हैं, दैट इज द केस ऑफ स्टेट वर्सेस कल्याण सिंह एंड अदर्स। नाउ दिस पर्टिकुलर केस इज एक्चुअली रिलेटेड टू बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। ठीक है, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से रिलेटेड केस है। अब इसमें कल्याण सिंह जी कौन है? कल्याण सिंह जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। He was the sitting chief minister of the state of Uttar Pradesh when Babri Masjid was actually abolished or demolished. So sorry. ठीक है, ठीक। अब तब वो चीफ मिनिस्टर थे, बट जब केस फाइल हुआ, जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक्चुअली ही वाज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि भाई इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि बाकी सबके अगेंस्ट तो चल रही थी जो को कॉन्स्पिरेटर्स थे उस केस में। सो इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस कल्याण सिंह एंड अदर्स, दिस वाज पर्टिकुलरली कंसर्निंग द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इन 1992। The court delayed the trial against then Rajasthan governor Kalyan Singh, who was one of the accused in the case. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल डिले करवाया, ठीक है, बिकॉज द गवर्नर, और सॉरी, द पर्सन हु वाज अक्यूज्ड इन दिस केस वाज एक्चुअली द गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो उस वक्त राजस्थान के गवर्नर थे। अब गवर्नर है तो आर्टिकल 361 का प्रोटेक्शन है, तो प्रोसीडिंग्स चल नहीं सकती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेड बीइंग द गवर्नर कल्याण सिंह इज एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स द गवर्नर ऑफ राजस्थान। मतलब जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तब तक उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, और ट्रायल को डिले किया गया था। एंड द कोर्ट ऑफ सेशंस वाज आस्क्ड टू फ्रेम चार्जेस एंड मूव अगेंस्ट हिम एज सून एज ही सीजेस टू बी गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सेशंस कोर्ट को यह ऑर्डर दिया कि इनके अगेंस्ट केस की प्रोसीडिंग्स तब स्टार्ट करना, चार्जेस वगैरह तब बनाना शुरू करना जब ये रिलीज हो जाए, मतलब जब ये ऑफिस डिमिट कर दें। ठीक है, क्लियर? क्लियर?
आया आया, आगे बढ़े। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी सवाल यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। चलो, now the next topic which we are going to discuss today is the exemption from right to education quota, the Bombay High Court judgment। ठीक है, अब ये राइट टू एजुकेशन क्या है और राइट टू एजुकेशन कोटा क्या है, और इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट बीच में कहां से आया, व्हाट इज द एंटायर सिनेरियो। तो देखो, हमारी कंट्री में आप लोगों ने भी शायद अपने स्कूल्स में शायद नोटिस किया हो कि देर इज पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, मतलब एक एक्ट एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। ठीक है, उस एक्ट के हिसाब से जितने भी स्कूल्स हैं ना हमारी कंट्री में, दे आर सपोज टू गिव 25% सीट फॉर राइट टू एजुकेशन कोटा। ठीक है, आप उनको उनको 25% सीट्स, ठीक है, रिजर्व करके रखनी पड़ती हैं फॉर राइट टू एजुकेशन कोटा। अब ये राइट टू एजुकेशन कोटा मतलब क्या है? देखो, देयर इज दिस आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच गिव्स राइट टू प्रिलिमिनरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years बाय स्टेट, बाय द लॉ, बाय द स्टेट। की स्टेट 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दे रहा है। ठीक है, अब ये जो राइट टू एजुकेशन कोटा वाली जो सीट्स होती हैं, ठीक है, स्कूल के पास अगर 100 सीट्स हैं तो इट इज आस्क्ड टू रिजर्व 25% सीट्स विच विल बी फिल्ड बाय राइट टू एजुकेशन कोटा। एंड यहां पे बच्चे फीस नहीं देंगे, स्टेट फीस देगा। अगेन वही सोशलिस्ट नेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अ स्टेट विच इज एग्जिस्टिंग एंड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बेटा, वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, एजुकेशन को। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि महाराष्ट्र में करीब करीब राइट टू एजुकेशन कोटा की जो जो ड्यू है, जो गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं की अभी तक, वो करीब करीब 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट्स तो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने रिजर्व की, बट उसका जो बिल हुआ दैट इज अराउंड 1800 करोड़, और वो अब तक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पे ही नहीं किए स्टेट ने। तो स्कूल वाले भी बड़े नाराज थे। अब जब स्कूल वाले नाराज थे, और ये चीज बहुत सही बोली रिसेंटली एक पर्सन ने, दैट देयर इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री जो बहुत पावरफुल है। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गवर्नमेंट स्कूल है कि एडेड स्कूल है कि अनएडेड स्कूल है। ठीक है, स्टेट आपको पैसे दे रहा है ना, स्टेट ने ये तो नहीं कहा स्कूल से कि भाई 25 सीट्स रिजर्व कर रहे हो तो तुम्हें 25 सीट्स का नुकसान। स्टेट पेमेंट देगा, पेंडिंग है, देगा। ठीक है, ऐसे इमीडिएट नहीं सोचा है कि कब देगा, बट दे देगा, पेमेंट तो स्टेट करेगा, हर स्टेट में होता भी है। ठीक है, तो अब जब ये बहुत इशू बनने लगा ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई जहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा कि चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, मतलब ऐसा स्कूल जिसको गवर्नमेंट पे कर रही है, फंड कर रही है, गवर्नमेंट एड करती है उसको। ठीक है, ऐसे किसी भी स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसे राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट्स को रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने? ये नोटिफिकेशन निकाला कि इफ देयर इज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल इन अ पर्टिकुलर विसिनिटी, और आप उसकी 1 किलोमीटर के अगर दायरे में हो और आप एक प्राइवेट स्कूल हो, तो आपको राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट्स को रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर है। क्लियर? सो व्हाई राइट टू एजुकेशन इज इन न्यूज, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, why right to education is in news, ये चीज क्लियर हुई? तो let us understand or briefly understand about the constitutional background of right to education। देखो, आज की डेट में right to education is given under article 21A of the constitution of India, and it is a fundamental right of every child between the age of 6 to 14 years in our country to get primary education free of cost, that is good and क्या कंपल्सरी एजुकेशन कहा जाता है उसको, और एक और कोई चीज कहा जाता है। ठीक है,
तो ये एक हर बच्चे का हु इज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स आज एक फंडामेंटल राइट है। बट हमेशा से राइट टू एजुकेशन हमारी कंट्री में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, इनिशियली राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन, वाज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। पहले ये डीपीएसपी में हुआ करता था क्योंकि स्टेट के पास फंड नहीं थे ना, राइट? स्टेट के पास फंड्स नहीं थे, स्टेट के पास फंड्स नहीं थे तो वो सबकी एजुकेशन पे पैसा कहां से खर्च करता, राइट? जितना डेवलपमेंट इंडिया का 90s के बाद हुआ है उतना डेवलपमेंट उसके पहले नहीं हुआ था, स्लो ग्रोथ चल रही थी। ठीक है, और पॉपुलेशन हमारी डिमांड सप्लाई का मिसमैच हमेशा रहता है। तो इसलिए इनिशियली जब राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इट वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज इंक्लूडेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच आर एक्चुअली नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। है ना, डीपीएसपी जो है, जो आपका पार्ट 4 है, वो नॉन जस्टिसिएबल है। अगर स्टेट पार्ट 4 की पॉलिसी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप स्टेट पे केस नहीं कर सकते। स्टेट अपनी मर्जी से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करेगा। सो इनिशियली और ओरिजिनली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज एफ, दे बेसिकली यूज्ड टू टॉक अबाउट एगैलिटेरियन एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, देन द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज बेसिकली रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990, जहां पे उन्होंने बोला कि इस कंट्री में अब वो टाइम आ चुका है कि आप राइट टू एजुकेशन बच्चों को दो। आप लोगों ने अगर वो एड सुना होगा ना, एक बहुत एड हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा चलता था, स्कूल चले हम, है ना, सुना है? स्कूल चले हम, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए, गांव वगैरह का सीन होता है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये बेसिकली राइट टू एजुकेशन के बाद ही आया। ठीक है, जिसको सर्व शिक्षा अभियान या जो समग्र शिक्षा अभियान, ये जो स्कीम्स के बारे में आप सुनते हो या नाम कभी अगर आप पढ़ोगे ना, समग्र शिक्षा अभियान या एग्जैक्टली दिस थिंग, तो ये सारी की सारी एक्चुअली राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट बनने के बाद आई। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 1990 में पहली बार राइट टू एजुकेशन के लिए बोला गया कि अब इसको एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। देन इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि एजुकेशन इज वन ऑफ द फेसेट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दी कब? इस केस में around late 1990s in the case of Unni Krishnan, JP versus State of Andhra Pradesh and other, कि एजुकेशन जो है वो एक आर्टिकल 21 का फसेट है। आर्टिकल 21 का फसेट है मतलब भाई लोगों के पास, ठीक है, लोगों के पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इफ द पर्सन इज गेटिंग एजुकेशन तो वो ज्यादा डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। And therefore, education is one of the facets of Article 21 of the Constitution. That's what was held by the Supreme Court in the previous case, in the case of Unni Krishnan. But अभी तक एक fundamental right बना नहीं है, ठीक है? Then there was another committee in 1999 which was set up. This was the name of this committee was Tapas Majumdar Committee, ठीक है? Which encompassed the insertion of Article 21A. And then subsequently, by 86th Constitution Amendment Act in 2002, the Constitution now provided right to education as a fundamental right in Part 3 of the Constitution. ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने क्या किया? उसने राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को, ये याद रखना, कॉलेज जाने की एजुकेशन का फंडामेंटल राइट नहीं है आपके पास। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, फ्री में एजुकेशन मिलेगी। इसलिए जो राइट टू एजुकेशन कोटा वाली सीट्स हैं उनकी फीस कौन पे करेगा? स्टेट पे करेगा। कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी मतलब स्कूल्स डिनाई नहीं कर सकते, जितना कोटा उनको रिजर्व करना है स्टेट डिनाई नहीं कर सकता अगर एक बच्चा एजुकेशन चाह रहा है। और इवन पेरेंट्स के लिए भी, गार्जियंस के लिए भी इट वाज मेड अ फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। इनिशियली जब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी तो दे वर एडेड इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तब 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बट currently there are 11 fundamental duties. So the 11th one was actually added in the year 2002 only by 86 Constitution Amendment Act. आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन के एक को फंडामेंटल राइट बनाया और आर्टिकल 51A में 11th फंडामेंटल ड्यूटी करी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स and the guardians to send their children who are between the age of 6 to 14 years to schools
ये ड्यूटी बनाई गई उनकी, ठीक है। एंड देन द 86th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फॉलो अप लेजिस्लेशन दैट वाज इवेंचुअली इनैक्टेड एज राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, ठीक है। आर्टिकल 21 ए के फंडामेंटल राइट बनने के बाद इवेंचुअली एक एक्ट बना जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एंड दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट बेसिकली एनफोर्सेस फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल 21 ए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या करता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो जो स्टेट ने हमें फंडामेंटल राइट दिया ना ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, उसको बेसिकली एनफोर्स करता है, उसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाता है, उसके लिए स्कीम्स बनाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। So the Right to Education Act of 2009 basically enforces education as a fundamental right under Article 21A. Right to Education Act also aims to provide primary education to all children between 6 to 14 years, and the act mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society. कि स्कूल्स में जितनी भी सीट्स हैं, अब स्कूल्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। अरे जैसे मान लो मेरा एक एनजीओ है, मेरा एक एनजीओ स्कूल चलाता है, अब स्कूल के लिए फंड जो है वो स्टेट देता है, तो मेरा स्कूल हो गया गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट एडेड कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, H2SO4 में नहीं जाना है, हमें अपनी जिंदगी NaCl से बाहर निकालनी है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है कि एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके लिए एड गवर्नमेंट उसको दे रही है, ऐसे स्कूल्स को हम गवर्नमेंट एडेड स्कूल बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो मतलब वही सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट खुद रन कर रही है। देन देयर आर प्राइवेट स्कूल, इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस दे आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व 25% सीट्स, गवर्नमेंट में तो पूरा ही है, गवर्नमेंट एडेड में भी 25% सीट्स होती ही हैं, ठीक है। अब स्टेट ने क्या बोला, हो क्या रहा था कि ये सिमिलर मूव ना कर्नाटका वगैरह ने भी किया, कर्नाटका में भी ये जो रिजर्वेशन या जो 25% सीट्स, ठीक है, आंगनबाड़ी ही बेटा एक ऐसा वो ना एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन मतलब वो एक जगह है विच इज ऑमनीपोटेंट, वहां पे स्कूल्स भी चल रहे होते हैं, वहां हेल्थ कैंप्स भी लग रहे होते हैं, वहां सारी चीजें हो रही होती हैं, आंगनबाड़ी का वो पर्पस है, वो भी एक तरीके का स्कूल ही है, ठीक है। बेटा एडेड में फीस बाकी लोगों को देनी पड़ती है, जितने भी राइट टू एजुकेशन की वजह से राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो रिजर्व्ड कोटा की सीट्स हैं उन सबका पैसा स्टेट देगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, ठीक है। तो कर्नाटका में भी क्या हुआ कि कर्नाटका में भी जब से ये जो 25% सीट्स रिजर्व्ड होती थी ना, तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग कम जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा जा रहे थे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पार्टिसिपेशन रेशियो कम हो रहा था, तो कर्नाटका ने तो इस बात पे इस कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की। महाराष्ट्र ने क्या तरीका निकाला, महाराष्ट्र में भी जब सेम प्रॉब्लम होने लगी और ऊपर से प्राइवेट स्कूल्स में तो ये हालत हो गई थी कि मैंने बताया ही तुमको 1800 करोड़ रुपए उनका पेंडिंग है, स्टेट ने राइट टू एजुकेशन की सीट्स का अब तक पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ रूल बनाया गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल, अगर आपका प्राइवेट स्कूल इन दोनों के 1 किलोमीटर के रेडियस में है, ठीक है, तो आपको 25% सीट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इफ देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल विद इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्राइवेट स्कूल ना, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल विद इन द विसिनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल और 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो नाउ द प्राइवेट स्कूल वर नॉट रिक्वायर्ड और नॉट सपोज टू रिजर्व द 25% राइट टू एजुकेशन सीट्स, कोटा सीट्स, और इसी चीज को चैलेंज किया गया क्योंकि पेटिशनर्स और लोगों ने यही कहा कि भाई इकलौता ऑप्शन था जहां पे एक डिसएडवांटेज सेक्शंस का बच्चा एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता था, वो भी आप उससे वापस ले रहे हो, ठीक है। बेटा ये बच्चों के लिए है धृति, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए है बस, ठीक है। आप मेरे ख्याल से 14 ईयर्स से ज्यादा के हो गए होगे, है ना। और अगर तुम्हारे स्कूल में बच्चों के लिए भी नहीं है तो देख लो, स्कूल चेंज करने का मन हो तो कर दो, बाकी देखेंगे फिर आगे।
ठीक है, क्लियर है। एंड इसी पर्टिकुलर चीज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्वैश कर दिया। ठीक है, सो द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे, ठीक है, क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वैश्ड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स recent notification which had exempted private school located within 1 kilometers radius of the government or government aided school from providing 25% quota for students belonging to weaker sections and disadvantaged group in the neighborhood। और इसी चीज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है। एंड दिस पर्टिकुलर कोटा कम्स अंडर सेक्शन 12(1)(c) of the right to children to free and compulsory education act 2009, and the students admitted under this quota are given fee concessions and with the state governments meant to reimburse private schools for the same। फी कंसेशन मिलेंगे और फी का पेमेंट करेगा कौन, तो वो एक्चुअली स्टेट करेगा टू द प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, क्लियर है, आया आया, क्लियर। क्लियर, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, आया आया। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखो, ये तो वो टॉपिक्स हो गए जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये तो वो टॉपिक्स हो गए जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच वी आर नॉट डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, बट वो सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अगर तुमने उन टॉपिक्स को नहीं देखा, ठीक है, अगर तुमने उन टॉपिक्स को नहीं देखा हो ना, तो उन टॉपिक्स को तुम अब देख लेना। ठीक है, जैसे रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टेट्स टैक्सेशन पावर ऑन माइनिंग रिसोर्सेज, इस चीज को लेकर अलग से सेशन मैंने लिया है। ठीक है, स्टेट ने भी सपोर्ट दिया नहीं, यही उनका केस है। और प्राइवेट स्कूल्स तो कुछ थे, इस नई नई कंडीशंस थे, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टेट्स टैक्सेशन पावर ऑन माइनिंग रिसोर्सेज, बड़ा टॉपिक है। राउंडअप में मैं नहीं ले सकता था क्योंकि उसी दिन उसको समझाने में 40-50 मिनट अलग से लगे थे, है ना, तो राउंडअप के लिए बहुत लेंदी टॉपिक हो जाता वो। ठीक है, तो इस टॉपिक को देख लेना, तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा, परेशान होने की कहीं जरूरत है नहीं। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू हैव टू कवर इज द डोमिसाइल कोटा, दैट इज द कर्नाटका का बिल। कर्नाटका ने प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में डोमिसाइल कोटा के लिए बात की थी, बिल बनाया था, और मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर इशू को मनु सर तुम लोगों के साथ डील कर चुके हैं। ठीक है, या मनु सर तुम लोगों के साथ डील करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर नहीं कराया। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज देयर इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल। नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज सपोज्ड टू एग्जामिन दिस। मनु सर इस टॉपिक को भी देख रहे हैं। ठीक है, आपका जो मनी बिल का कॉन्सेप्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट इज नाउ गोइंग टू डिसाइड कि विच पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिल कैन बी टर्म्ड एज मनी बिल और नॉट, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से मनी बिल के रूट को यूज कर रही थी, है ना, बिल्स को पास करने के लिए, अब वाई द गवर्नमेंट वाज डूइंग दिस, क्योंकि भाई राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है मनी बिल्स के केस में, आसान रास्ता हो जाता है बिल पास करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज आल्सो व्हिच मनु सर इज एक्चुअली डिस्कसिंग विद यू ऑल इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच इज देयर इज कांवड़ यात्रा फिएट दैट वाज स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिसेंट इशू था, इंपॉर्टेंट इशू था। ठीक है, तो उसको लेकर भी एक सेशन ऑलरेडी इस चैनल पे डला हुआ है, आपको सिर्फ उसी को देखना है। ठीक है, तो ये 4 एडिशनल टॉपिक्स आप कवर कर लेना। उसके बाद 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वीक में। अभी जो हमने मैराथन की थी, वो मैराथन भी सबने कवर कर ही ली थी मेरे ख्याल से। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट now every Friday we will have a passage based practice session on YT। ठीक है, every Friday we will have a practice based passage session, जो अब हम कॉन्स्टेंटली हर फ्राइडे करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं आ जाता। ठीक है, हर फ्राइडे को एक प्रैक्टिस सेशन हुआ करेगा, शाम का ही टाइम होगा, 4 या 5 बजे का। ठीक है, प्रॉबेबली 5 बजे का होगा, 4 बजे क्योंकि मेरी फ्राइडे को क्लास होती है। सो 5 से 6 के बीच में हम 2 या 3 पैसेजेस हर फ्राइडे को आप सॉल्व करने के लिए शुरू कर देंगे। ठीक है, टाइमिंग विल बी अराउंड 5 PM बेटा, 5 बजे, 5 और 5:15।
एवरी फ्राइडे 5 और 5:15 PM, 5 या 5:15, ठीक है, यही टाइम होगा। और 5:15 हर फ्राइडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास चला करेगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दो, डू यू गाइज नीड पुराने राउंड अप्स भी क्या? क्योंकि अभी देखो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ टॉपिक्स मैंने अभी संडे वाली मैराथन में कवर करा दिए थे, राइट। देयर वर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन संडेज मैराथन। फिर हमने मंडे को भी एक क्लास करी थी, ट्यूसडे को भी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मनु सर भी डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के साथ, है ना। तो मेरे ख्याल से वो जो सेपरेटली हमारी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, दे विल बी सफिशिएंट, उसी को कंटिन्यू रहने देते हैं। काफी कुछ चीजें 6 मंथ्स वाले सेशन में डिस्कस हो गई थी, उसके अगले दिन वाले सेशन में डिस्कस हो गई थी, एंड देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ सीएल के जो मनु सर ने पॉलिटी में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। इसलिए मेरे को वो पुराने मैराथन्स का कोई सेंस अभी दिख नहीं रहा था, बट जस्ट इन केस अगर हमें जरूरत लगती है, हमारा मन करता है, हमें जरूरत फील होती है, तो वील हैव अ मैराथन इन द मंथ ऑफ अगस्त, देखेंगे, ठीक है। लिस्ट के लिए कायरन एक ऑलरेडी वीडियो इसी चैनल पे डला हुआ है बेटा, लास्ट मंथ का वीडियो है, एक बार देख लो। वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट जो जनवरी से अभी तक हैं, ठीक है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उसके लिए मैंने एक अलग से लिस्ट ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। सो आई विल जस्ट टेक 2 more minutes of yours, देन अगर डाउट्स बचेंगे तो आई विल टेक द डाउट्स एज वेल। सो दिस इज द लास्ट few days to unlock the special offer wherein you can get flat 25% off on all CLAT subscriptions. The last date of the offer is July 31st and multiple batches का एक्सेस अगर मुझे सिर्फ 30,000 रुपए में मिल जाए तो that's a very good deal, and you can use the code Soumil Live to get additional discount. अब अगर बैचेस की हम बात करें, ठीक है, so currently the latest batch which is coming up for CLAT and ALA 2025 is actually the Law Masters batch. This is for CLAT and ALA 2025. The batch went live recently, that is on July 25th, and you can use the code Soumil Live to avail additional discount in this particular batch. और इस बैच में हनी सर will be taking care of your logical reasoning, आदित्य सर आपको लीगल पढ़ाएंगे, विजेंद्र सर विल टेक केयर ऑफ योर करंट अफेयर्स, आकाश सर विल टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश, एंड पूजा मैम विल टेक केयर ऑफ योर क्यूटी, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है सब कुछ, आया आया, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, क्लियर। गरिमा टॉपिक की लिस्ट भी वाईटी पर ही है, इसी चैनल पे देयर इज वन पर्टिकुलर वीडियो जहां पे मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, स्ट्रैटेजीज वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहां पे दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं दिखते हैं तो लेट मी नो इन द क्लास, मैं रात में शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, वो एक वीडियो है जहां मैंने पिछले 6 महीने के टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, सो वील एंड आवर सेशन अभी यहाँ पर। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सेशन में मजा आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेशन भी लाइक कर देना, एंड बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। तब तक तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।